जय हिंद दोस्तों, आप सबका आज के एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज है मंडे 12 सितंबर और दोस्तों आज हम तीन इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करेंगे। एक इशू इंटरनल सिक्योरिटी और सोसाइटी से संबंधित है, जहां पे बात करी गई है, ये आर्टिकल हिंदू में आया है कि सिविल सोसाइटी की रेलेवेंस क्या है, खास करके अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर में जो इंटरनल सिचुएशन है, जो डिस्टर्बेंसेस है, खास करके जो अटैक्स अगेंस्ट द कश्मीरी पंडित्स पिछले एक साल से हम फिर से देख रहे हैं, तो कैसे सिविल सोसाइटी यहाँ पे हल निकाल सकती है। एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ में, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात करेंगे, क्या फर्क है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी के बीच में। और दोस्तों एक आर्टिकल और है इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस की यहाँ पे बात करी जा रही है। इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस को लेके पहले भी हमने लास्ट वीक एक एडिटोरियल डिस्कस किया था, और अभी फ्यू मिनट सीरीज यानी कि जो डे बिफोर येस्टरडे सैटरडे को सुबह 8 बजे जो वीडियो आता है, वो भी शेख हसीना की जो विजिट थी टू इंडिया बिटवीन द 5th to 8th सितंबर, क्या की हाईलाइट्स थे, तो वहां पे वो भी डिस्कस करे गए थे। तो बहुत क्विकली हम इस आर्टिकल में भी देख लेंगे कि क्या बातें डिस्कस करी गई हैं, एंड क्वेश्चन ऑफ द डे आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो देखने को मिलेगा। नाउ पहला आर्टिकल, वी नीड सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट इन कश्मीर। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ 6-7 महीने में, इनफैक्ट पिछले एक साल में, जब से तालिबान ने फिर से कैप्चर किया अफगानिस्तान को, तो इस बात का भी काफ़ी एक टेंशन थी, इस बात की भी काफ़ी चिंता जताई जा रही थी हमारे खास करके स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में, कि अगर अब तालिबान आ गया अफगानिस्तान में तो उसके चलते अब हो सकता है कि कश्मीर के ऊपर काफ़ी अटैक्स लॉन्च करे जाएं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जो कल्चर है वो और ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। बहरहाल एक ग्रुप है द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसके चलते हम देख रहे हैं पिछले एक साल में अगेन वही सिचुएशन फिर से अनफोल्ड कर रही है कश्मीर में जो 90s में थी। तो चाहे वो कश्मीरी पंडित, अगर वो टीचर्स हैं, वो बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, चाहे वो सिख शॉपकीपर्स की भी बात करें, उनके ऊपर टारगेटेड अटैक्स किए जा रहे हैं, किलिंग्स करी जा रही हैं। और इसके चलते फिर से हमारे सामने क्वेश्चन आया कि क्या जो कश्मीरी पंडित्स हैं, बिकॉज जो हिंदू कम्युनिटी है कश्मीर में तो माइनॉरिटी में है, मुस्लिम जो है वो मेजॉरिटी में है, क्या उनके लिए सेफ है वहाँ पर रहना। अब आपको याद होगा, अगर मैं लेट 90s की बात करूं, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या स्लोगन दिया था कश्मीर को लेके, कि कश्मीर का जो समस्या है, कश्मीर की जो सोल्यूशन है, वो कौन से तरीके से हम करेंगे, कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत, यानी कि डेमोक्रेसी के जरिए, ह्यूमैनिटी के जरिए और कश्मीरियत स्पिरिट के जरिए। और जो कश्मीरियत स्पिरिट है वो एक्चुअल में भाईचारा, डाइवर्सिटी प्रमोट करते हैं, पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हिंदूज एंड मुस्लिम्स, उसको प्रमोट करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो पिछले 40 सालों से इस हार्मनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने भी यहाँ पे एक स्कीम शुरू करी थी, रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन स्कीम, जिसके चलते कश्मीरी पंडित को इंकरेज किया गया था कि आप वापस कश्मीर में आइए। 90s में देखिए काफ़ी एक्सोडस देखने को मिला था कश्मीरी पंडित्स का, बहुत वायलेंस हुआ था, बहुत किलिंग्स हुई थी उनके अगेंस्ट। और सरकार ने, उस वक्त की बात है, सरकार ने ऐसे अवसर क्रिएट किए थे कश्मीरी पंडित्स के लिए, खास करके रोजगार अवसर की बात करें, कि वो यहाँ पे आके सरकारी नौकरियां कर सकते हैं ना। क्या इतिहास फिर से अपने आप को दोहरा रहा है। अब ये जो थ्रेट है एक सेकंड एक्सोडस का ऑफ द कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, ये पिछले एक साल से ये थ्रेट मंडरा रहा है। ठीक है, क्या कश्मीरी पंडित्स अगर ये बात को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पीसफुली अपने घर वापस लौटे, अपने कम्युनिटी के पास लौटे, अपने पुराने जहाँ पे उनकी जो पुश्तानी ज़मीन है वहाँ पे लौटे, क्या उनका ये जो अगर उनका होप है, क्या वो जस्टिफाइड नहीं है। क्या यहाँ पे ये सोचना कि वो सेफली रिटर्न कर सके अपने घर पे, तो क्या ये कोई बहुत बुरी बात है, क्या ये अनजस्टिफाइड बात है, क्या ये कोई बुरी बात है अगर वो पीसफुली कोएग्जिस्ट कर पाएंगे कश्मीरी मुस्लिम भाइयों के साथ। और दूसरी बात, क्या बातचीत के जरिए, डायलॉग के जरिए जो हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में जो पेन है, जो कड़वाहट है, क्या वो जो कड़वाहट है, क्या वो बातचीत के जरिए दूर की जा सकती है, मिटाई जा सकती है। ये कुछ सवाल है जो हमारे सामने खड़े उठते हैं। नाउ अब बातचीत की बात करें, देखिए डेफिनेटली बातचीत से आपके जो सोल्यूशंस हैं निकल सकते हैं, है ना। कभी भी कोई झगड़ा है, कोई डिस्प्यूट है, तो पहला ऑप्शन क्या होता है, पहला ऑप्शन तो नहीं होता कि आप हथियार उठाइए। ठीक है, हम पहले बातचीत पे फोकस करते हैं कि लेट्स टॉक, लेट्स सी अगर डिप्लोमेसी के जरिए, बातचीत के जरिए सोल्यूशन निकलता है। लेकिन अब यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है सिविल सोसाइटी के लिए कि वो इस तरह के वातावरण को, इस तरह के कंडीशंस को क्रिएट करें जहाँ पे लोग बेखौफ होके, बिना किसी डर के बातचीत कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर बातचीत करनी भी है तो तू मैं के चक्कर में नहीं करनी है कि आपकी ये गलती थी, मेरी वो गलती थी। यहाँ पे थोड़ा अपने ज़मीर में झांक के देखें, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करके देखें, चाहे वो कश्मीरी पंडित्स हैं, चाहे वो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं। देखिए हिम्मत की बात है, तो जहाँ पे अगर किसी कम्युनिटी के, अब देखिए यहाँ पे डेफिनेटली इस आर्टिकल में जो सेंट्रल बात करी गई है कि सिविल सोसाइटी का फेलियर है, जिसके चलते कश्मीर में इतनी डिस्टर्बेंस हम पिछले 30 साल से देख रहे हैं। चलो फेलियर एट द लेवल ऑफ पॉलिटिशियंस वो और बात है, लेकिन एट द लेवल ऑफ सिविल सोसाइटी, हम तो एक डेमोक्रेसी है ना, तो सिविल सोसाइटी यहाँ पे एसेंशियली एंगेज क्यों नहीं कर पाए इतने सालों से। तो यहाँ पे अपने गिरेबान में भी झांकने की बात आती है, अपने ज़मीर में झांकने की बात आती है कि कैसे हम ये गलतियों से बाहर निकल के आ सकते हैं और कैसे हम रिजिलियंस बना सकते हैं अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर। ना अगर हम बातचीत की बात करें
तो अगर ये जो आर्टिकल जिसने लिखा है तो वो इस सेंटर के मेंबर हैं, सेक्रेटरी हैं, द कंसिलिएशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। उन्होंने अब ये जो कंसिलिएशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है CDR, तो CDR ने काफ़ी ऐसे इनिशिएटिव सपोर्ट करे हैं इन द पास्ट जो कि डायलॉग को प्रमोट करते हैं। वन सच इनिशिएटिव फॉर डायलॉग जो कि यहाँ पे डिस्कस करा गया है, तो यहाँ पे 2 व्यक्तियों की बात करी गई है, उनका नाम तो नहीं इस आर्टिकल में लिया गया, एक यंग कश्मीरी मुस्लिम थे और एक यंग कश्मीरी पंडित थे, जिन्होंने ये तय किया कि 90s में जो कश्मीरी पंडित का एक्सोडस हुआ था कि वो वहां पे कश्मीर में ही रहेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। और उन्होंने 90s से लेके आज तक जो भी वायलेंस कश्मीर की वैली में हुआ सब कुछ देखा। दोनों के अपने अपने पर्सपेक्टिव थे, ठीक है, लेकिन दोनों के अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होने के बावजूद भी, डिफरेंट कम्युनिटी होने के बावजूद भी इस बात पे एग्री किया कि चलो हाँ, बातचीत करके देखते हैं कि अगर कश्मीरी पंडित्स और कश्मीरी मुस्लिम्स अगर बातचीत करेंगे तो बातचीत से क्या है, टॉकिंग कुड लीड टू हीलिंग। अब इंपॉर्टेंस ऑफ डायलॉग की बात करें तो ये जो डायलॉग है, ये डायलॉग के चलते ऐसे उचित कंडीशंस क्रिएट करेंगे जहां पे कश्मीरी पंडित्स, अब अगर डायलॉग है, अगर कश्मीरी पंडित सेफ फील करेंगे कि चलो वो वैली में वापस आ सकते हैं, जो सरकारी नौकरियां जो सरकार क्रिएट कर रही है, जो केंद्र सरकार के द्वारा क्रिएट करी गई हैं, चाहे वो स्कूल में टीचर की हो, चाहे वो बैंक एम्प्लॉयज़ की हो, तो अगर उनको सेफ लगेगा, अगर बातचीत की जा रही है कम्युनिटी के बीच में, तो डेफिनेटली वो सेफली अपने घर वापस लौट पाएंगे। ठीक है, नाउ दे फोकस्ड ऑन द इवेंट्स इन एंड अराउंड 1990 एंड द इंसिडेंट्स दैट ट्रिगर्ड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पंडित कम्युनिटी। देखिए, अब ये जो बातचीत थी, जो डायलॉग था बिटवीन द कम्युनिटीज़, ये डेफिनेटली यहाँ पे अब देखिए बहुत सारे कश्मीरी पंडित जो हैं, जो हमारे भाई हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी फैमिली गंवाई, ठीक है, कितने उनके फैमिली में लोग मारे गए थे, तो ये इतना आसान काम भी नहीं है ओपन अप करना, बातचीत करना। डायलॉग कर रहे हैं, टेबल पे बैठ के बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खोलना अपने आप को, बातचीत करना, दैट इज अ वेरी दैट प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ इमोशनल पेन एज वेल। तो यहाँ पे अगर माफ़ी मांगने की बात आती है, देखिए अब मुस्लिम भी मारे गए हैं, कश्मीरी पंडित्स भी मारे गए हैं। हम ये तो नहीं कहते कि सारे मुस्लिम्स एंटी इंडिया हैं या सारे जो कश्मीरी पंडित्स हैं वो एंटी इंडिया, ऐसी तो बात कोई भी नहीं कह रहा, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली अब कुछ कश्मीरी मुस्लिम्स का ये कहना है कि हमको अब लेबल किया जाता है कि हम पाकिस्तान लवर्स हैं, कि हम एंटी नेशनल हैं। अब कुछ ऐसे पर्टिकुलर एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं, जो कि कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, उसके चलते जो बाकी कश्मीरी मुस्लिम्स हैं उनकी भी इमेज खराब होती है। लेकिन यहाँ पे एक बात तो समझनी पड़ेगी ना, चलो राजनीति को एक तरफ हम छोड़ें, कश्मीरी पंडित को किस बात की प्रॉब्लम थी? उसकी इस बात की प्रॉब्लम थी कि जो हमारे कश्मीरी मुस्लिम भाई हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया जब कश्मीरी पंडित्स के अगेंस्ट किलिंग्स की जा रही थी, टारगेटेड किलिंग्स करी जा रही थी? बिकॉज ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुस्लिम्स के हाथ में लाई करती है, बिकॉज अगर हम बात करें वो मेजॉरिटी में है, कश्मीरी पंडित्स कश्मीर में तो माइनॉरिटी में रहते हैं, तो माफ़ी मांगने से तो कोई छोटा नहीं होता। ठीक है, अब अगर हम बात करें इन ऑपोजिशन टू द नैरेटिव की बात करें, ठीक है, अब यहां पे ये कहते हैं कि एक कश्मीरी मुस्लिम से बातचीत करेगी और उनसे ये कहा गया कि देखिए ये जो काम करा गया है, जो कश्मीरी पंडित्स को मारा गया था, इतने सालों से इनके ऊपर जो टारगेटेड किलिंग्स करी जा रही है, हमने तो इस तरह के लोगों को इलेक्ट नहीं किया ना, हम तो सेपरेटिस्ट को अपने घर पे पनाह नहीं दे रहे हैं, तो हम क्यों अपोलोजाइज करें? किसी कश्मीरी मुस्लिम का ये पर्सपेक्टिव था कि हम क्यों अपोलोजाइज करें, कि भी वो हमने जब गुनाह करा नहीं है, जब हमने क्राइम करा नहीं है, तो वाई शुड वी अपोलोजाइज? लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा, कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने ये भी कहा कि चलो कोई बात नहीं, माफ़ी मांगने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे, और उन्होंने इस बात को ज़रूर स्वीकार किया कि हाँ, सिविल सोसाइटी के फेलियर के कारण कश्मीरीज को, चाहे वो हिंदूज़ हैं चाहे वो मुस्लिम हैं, कश्मीरीज को बहुत महंगी प्राइस, दे हैव टू पे अ वेरी हैवी प्राइस, उनको बहुत महंगा पड़ा है दिस डिस्टर्बेंस एंड द इंस्टेबिलिटी विच हैज़ बिन कॉज्ड इन कश्मीर फॉर द लास्ट मोर देन 3 डेकेड्स। तो यहाँ पे लीडरशिप का फेलियर है। अगेन यहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप का तो फेलियर एक लेवल पे है ही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें सिविल सोसाइटी लेड लीडरशिप, या अगर हम जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल लोग हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित समाज में से हैं, चाहे कश्मीरी मुस्लिम समाज में से हैं, उन्होंने आगे आके लीडरशिप क्यों नहीं दिखाई? ठीक है, तो उनके ऊपर बनता था दैट दे शुड हैव टेकन द स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, राइट। और अगर यहाँ पे अगर सिविल सोसाइटी स्ट्रांग रहता, सिविल सोसाइटी अगर यहाँ पे एंगेजमेंट स्ट्रांग रहती, तो शायद एट द फर्स्ट गो इस आर्टिकल में कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि ये कश्मीरी पंडित्स का एक्सोडस होता ही ना। तो कंक्लूजन की बात करें दोस्तों, तो चलो बहुत सारी कोशिशें करी गई हैं बातचीत करने के लिए, डायलॉग्स के लिए, राइट, लेकिन अभी के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? हम फिर से नहीं चाहेंगे कि कश्मीरी पंडित्स का एक्सोडस 2.0 हो 2022 में, तो बहुत जरूरी है कि सिविल सोसाइटी यहाँ पे सतर्क रहे, विजिलेंट रहे, एंगेजमेंट बिटवीन द 2 कम्युनिटीज वो जारी रहे, ताकि इस तरह का जो विश्वास है, इस तरह का जो कॉन्फिडेंस है, इस तरह का जो भरोसा है, वो रिस्टोर किया जा सकता है और कम्युनिटी के बीच में हार्मनी प्रमोट की जा सकती है, प्यार प्रमोट किया जा सकता है। तो ये कुछ बातें इस आर्टिकल में थी। अगला आर्टिकल,
सो यहाँ पे ये बिजनेस लाइन में से आर्टिकल है दोस्तों, तो यहाँ पे हम बात करेंगे न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के बारे में। देखिए फूड सिक्योरिटी क्या है? फूड सिक्योरिटी आपको इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है ना। एक टाइम याद होगा आपको 1960s में हमारे पास फूड प्रोडक्शन का चैलेंज था, ग्रीन रेवोल्यूशन हमने शुरू किया था। आज फूड प्रोडक्शन का चैलेंज नहीं है, आज हमारे गोदाउन्स में व्हीट राइस ओवरफ्लो कर रहा है। चलो फूड सिक्योरिटी तो आ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पे लोग भूखे मरते हैं। और अगर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे ये बात आती है कि क्या आप पौष्टिक खाना खा रहे हैं, क्या आपके डाइट में वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व हैं जो कि आपके होलसम डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट के लिए, क्या वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपके डाइट में है भी कि नहीं है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस बात आ जाती है, फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के चलते तो हमने काफ़ी एफर्ट्स करे हैं। वी हैव द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके चलते हम सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स भी प्रोवाइड करते हैं। बट व्हाट अबाउट न्यूट्रिशन सिक्योरिटी? सी अब यहाँ पे बार बार रिपोर्ट्स आती हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की बात करें, माइंड यू दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अब आप ये बताना, अगर आप वीडियो देख रहे हैं कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स कौन रिलीज करता है? चलो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में तो हमारा रैंक 101 नंबर पे है, लेकिन फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में हमारा रैंक क्या है? 71 आउट ऑफ 113 नेशंस। ठीक है, तो अब हमने आने वाले समय में, हम अपने नौजवान पीढ़ी की बात करते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, हम आने वाले समय में 2047 तक हम विकसित भारत बनना चाहते हैं, तो हमको न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को, गरीबों को बहुत सारा हम ग्रेन्स बांटते रहें, बहुत सारा गेहूं और चावल बांटते रहे, नहीं, लेकिन क्वालिटी ऑफ डाइट्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। अभी भी 19 करोड़ भारतीय हैं जो कि अंडर नरिश्ड हैं, और ये बात हमने पहले भी डिस्कस करी कि एक फिर डिवाइड हम ये भी देखते हैं कि शहरों में जो बच्चे हैं वो ओवरफेड हैं, गांव में जो बच्चे हैं वो अंडरफेड हैं, और जो शहरों में बच्चे हैं वो ओवरफेड हैं और 20 हैं। ठीक है, जोमेटो स्विगी वाले जो हैं, जो ये बार बार पिज्जाज बर्गर्स मंगाते हैं, तो उसमें पिज्जा और बर्गर में भी आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो एक होलसम बैलेंस डाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हम अब समय मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को भी हमने टैप करना है। अब यहाँ पे अगर हम प्रोटीन कंजम्पशन की बात करें, नाउ एवरीबडी माइट हैव देयर ओन रीजंस कि वो चिकन नहीं खाते हैं, मीट नहीं खाते हैं, कई बार रिलीजियस रीजंस आ जाते हैं, थोड़ा कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी आ जाती है, लेकिन प्रोटीन कंजम्पशन हमारे लोगों में बहुत कम है, और प्रोटीन कंजम्पशन कम होने के कारण मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो सकती है। उसके चलते हम चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग भी देखते हैं। अनीमिया की बात करें, लो इम्यूनिटी की बात करें, वी हैव द रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ अनीमिक वुमेन इन द कंट्री। खून की कमी होती है, खून इतना आपका अच्छी तरह से नहीं बनता है, आयरन डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो ये एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं आपको अपनी डाइट से नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ कहो कि रोटी खाने से, चावल खाने से आपको अपने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, तो नहीं, वो बात पॉसिबल नहीं है। माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हमारे इंडियन डाइट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का क्या कहना है कि अगर आप मान लीजिए कि आपका वेट 75 kg है, तो आपको कम से कम 70 to 75 ग्राम्स प्रोटीन तो आपको डेली अपनी डाइट में कंज्यूम करना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन डेटा ये बताता है कि एवरेज इंडियन अडल्ट जो है वो ऑलमोस्ट 0.6 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंज्यूम कर रहा है अपनी डाइट में से। अब ये जो स्टेपल ग्रेन्स हैं, राइस और व्हीट है, अब इसके चलते हम अपनी डाइट में डाइवर्सिटी नहीं लेके आ पा रहे हैं, जिसके चलते जो एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो हमको नहीं मिल पा रहे हैं। अब टिपिकल इंडियन डाइट में देखिए, अब आप रोटी चावल खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब रोटी चावल खाने से आपको 60% ऑफ द प्रोटीन्स ही मिल रहे हैं फ्रॉम द सीरियल्स, 100% प्रोटीन्स नहीं मिल रहे हैं। और जो आपको 60% प्रोटीन सीरियल्स में से मिल रहे हैं, ठीक है, उसमें भी बहुत रिलेटिवली लो डाइजेस्टिबिलिटी है। ठीक है, तो उसका सिंथेसिस प्रॉपर्ली नहीं हो पाता। तो इट इज़ बहुत एक उचित समय है, वेकअप कॉल की यहाँ पे बात करें, टाइम इज़ राइप कि हम न्यूट्रिशनल अवेयरनेस को प्रमोट करें। ठीक है, और एट द सेम टाइम जो न्यूट्रिशनल फूड है, ये नहीं कि बहुत महंगे दाम पे लोगों को मिले, अफोर्डेबल दाम पे, इजीली एक्सेसिबल दामों पे लोगों को मिल सके। जहाँ पे यहाँ पे हमको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करें, साइंस एंड इनोवेशन की बात करें, उसको हार्नेस करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ताकि हम अपने फूड सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर सकें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की बात करें, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात करें, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स की बात करें, उनको बढ़ाने की यहाँ पे आवश्यकता है, जो कि फसल को भी बढ़ा सकती है, यील्ड्स को भी बढ़ा सकती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को भी फोकस करना है, और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को फोकस करना है। ठीक है, तो क्या क्या तरीके हैं ताकि हम न्यूट्रिशियस फूड को अवेलेबल कर सके? एक तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, दूसरी बात कि हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस मेथड्स को एक्सप्लोर करें ताकि हम सॉइल फर्टिलिटी का भी खास ख्याल रख सकते हैं, और कैसे हम स्मार्ट प्रोटीन्स को प्रोक्योर कर सकते हैं। अब जहां पे जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात आती है, देखिए यहाँ पे ये 4 पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं। कभी आपसे पूछा जाए कि बेनिफिट्स क्या है जेनेटिक मॉडिफिकेशन के, ये 4 पॉइंट्स अगर आपको याद हैं तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए बहुत एक यहाँ पे एक हम बहुत सारे सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट भी हैं, बहुत सारे एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कि कैंपेन्स रन करते हैं अगेंस्ट द जीएम क्रॉप्स, अगेंस्ट द ट्रांसजेनिक क्रॉप्स।
लेकिन बार बार जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, GEAC जो है MOEF के अंडर, उसने बार बार ये बात बोली कि इतने घबराने की बात नहीं है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं वो काफ़ी देशों में यूज़ किए जा रहे हैं, काफ़ी सालों से यूज़ करे जा रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है। आफ्टर ऑल वो आपकी फसल को बढ़ाएंगे, आपके एग्रीकल्चर की क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करेंगे, और अगर हम बात करें आपकी डाइट को भी डाइवर्सिफाई करेंगे, और हायर यील्ड्स अगर होंगे, अगर किसान होंगे, तो डेफिनेटली हमारी इंपोर्ट कॉस्ट भी बचेंगी। देखिए अभी भी हम पल्सेस को, ठीक है, अगर हम पल्सेस की बात करें, दालें की बात करें, तो दाल अभी भी हम कितने सारे देशों से इंपोर्ट करते हैं, म्यांमार से इंपोर्ट करते हैं, तो वो जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम स्मार्ट एग्रीकल्चर को, क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर को और जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स को अगर हम प्रमोट करेंगे। तो अगर आप इस आर्टिकल से पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपके सामने क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन द GM टेक्नोलॉजी हेल्प एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ मैल न्यूट्रिशन इन इंडिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी सा आर्टिकल था, 150 वर्ड्स में आप आंसर कर सकते हैं। टेलीग्राम के ग्रुप में ये मत आंसर पोस्ट करना, ये आपके इंडिविजुअल प्रैक्टिस के लिए। टेलीग्राम के ग्रुप में क्वेश्चन ऑफ द डे आप पोस्ट करेंगे, वो मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ वीडियो शेयर करूंगा ना। अब इंडिया बांग्लादेश रिश्तों की बात करें, देखिए दोस्तों, इसको लेके मैंने अभी सैटरडे को 10 सितंबर को एक फ्यू मिनट सीरीज में एक वीडियो भी डाला था सुबह 8 बजे, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए। तो उसमें जो की हाईलाइट्स थे शेख हसीना जी के जो विजिट थे, तो शेख हसीना जी 5 सितंबर से लेकर 8 सितंबर के बीच में यहाँ पे आए थे। और देखिए इंडिया बांग्लादेश के रिश्तों को एक मॉडल माना जाता है, खास करके साउथ एशियन रीजन में। साउथ एशियन रीजन में जहां पे इतने सारे देश इन्वॉल्व हैं झगड़ों में, डिस्प्यूट्स में, तो वहां पे इंडिया बांग्लादेश की दोस्ती जो है वो एग्जाम्पल सेट अपार्ट है पाकिस्तान के लिए, नेपाल के लिए, श्रीलंका के लिए, कि कैसे हम दोनों देश जो है अपने जो संबंध है मजबूत कर रहे हैं। और साथ में आप बांग्लादेश को देखिए इकोनॉमिकली कितना ज्यादा बांग्लादेश प्रॉस्पर कर रहा है। अब आप देख लीजिए कि बांग्लादेश पाकिस्तान से ही निकला, लेकिन आज के टाइम पे बांग्लादेश की GDP पर कैपिटा इनकम इज फार मच ग्रेटर दैन दैट ऑफ पाकिस्तान। एंड माइंड यू, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है, जो आर्थिक स्थिति है, वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो शेख हसीना जी आए थे, तो बहुत ब्रीफली हम यहाँ इस आर्टिकल में से बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं। तो शेख हसीना जी ने यहाँ पे हमारा जो स्पेशल बॉन्ड है उसके बारे में एम्फसाइज किया था। अभी इस साल हम 51 ईयर्स अपने सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो लिबरेशन वॉर हुई थी बांग्लादेश में, ठीक है। और दोनों ही देश बहुत फुली इस बात को लेकर पूरी तरह से कॉन्शियस भी हैं, पूरी तरह से एग्री भी करते हैं कि हमको कंसिस्टेंटली अपने रिलेशन को स्ट्रेंथन करना है, अपनी कोऑपरेशन को डीपन करना है, इरिस्पेक्टिव कि इंडिया में और बांग्लादेश में पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है। तो रिश्तों को स्ट्रेंथन करने के लिए और कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बीच में नहीं आनी चाहिए। और शेख हसीना जी के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। इवन डॉक्टर, अगर हम बात करें UPA की सरकार की बात करें, BJP की बात करें, तो चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, चाहे वो मोदी जी हैं, तो दोनों ही प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारे बांग्लादेश के जो रिलेशन थे काफ़ी अच्छे हैं। अब कुछ इरिटेंट्स की बात करें, कुछ चैलेंजेस की बात करें जो कि हम दोनों के रिश्तों में है, इंडिया और बांग्लादेश के रिश्तों में। एक तो शेख हसीना जी ने बात करी थी, देखिए लगभग 1.1 मिलियन रोहिंग्यास जो हैं वो हमारे देश में रह रहे हैं, बांग्लादेश में रह रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली जिनका एक्सोडस हुआ है म्यांमार के रखाइन स्टेट में से, और ये 2016-17 से सिलसिला चलता आ रहा है। और अभी म्यांमार में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, मिलिट्री कू है, अभी भी बहुत परसिक्यूशन किया जा रहा है रोहिंग्यास के ऊपर, और रोहिंग्यास जो हैं वो यहाँ पे बांग्लादेश में भी आ रहे हैं, काफ़ी सारे रोहिंग्यास जो हैं इंडिया में भी आ रहे हैं। शेख हसीना जी ने क्या कहा था कि देखिए कि भारत जो है एक बड़ी कंट्री है, हमसे तो कई गुना ज़्यादा बड़ी कंट्री है भारत, शेख हसीना ने कहा था। तो उन्होंने बोला कि भाई भारत को अकोमोडेट करना चाहिए, ताकि कैसे वो भी रोहिंग्यास को अकोमोडेट कर सकते हैं। दूसरी बात, अब तीस्ता रिवर की अगर हम बात करें, तीस्ता वाटर की बात करें, मैंने उस दिन भी कहा था, आपको पहले भी कह चुका हूं कि तीस्ता रिवर की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के भाग्य जो है, लाइवलीहुड है, रोजी रोटी है, इस रिवर के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हम बहुत सालों से, पिछले 12 सालों से देख रहे हैं कि ममता दीदी जो कि चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल के, तो 2010-11 में भी वही चीफ मिनिस्टर थे और आज भी वही चीफ मिनिस्टर हैं, वो अभी इस बात को अग्री नहीं कर रहे हैं कि भाई तीस्ता का जो पानी है हम शेयर करें इंडिया बांग्लादेश के बीच में। जहां तक चाइना की बात आती है, इंडिया को इस बात से थोड़ा कंसर्न होता है कि चाइना के जो इन्वेस्टमेंट्स है, चाइना की जो एक्टिविटी है, वो बांग्लादेश में हो, श्रीलंका में हो, नेपाल में हो, क्यों बढ़ रही है। लेकिन अब बांग्लादेश का क्या कहना है, शेख हसीना का क्या कहना है। तो देखिए हम एक गरीब देश है ना, तो हमको इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमको फंड्स चाहिए, तो हम आपके और चाइना के झगड़े के बीच में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और अगर हमको इन्वेस्टमेंट दे रहा है, चाइना अगर हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है, तो हम चाइनीज कैपिटल को भी वेलकम करेंगे, लेकिन हम आपके झगड़े के बीच में नहीं आ रहे हैं। और चौथी बात जो कि इरिटेंट है, वहां पे सेक्युलर क्रेडेंशियल्स की बात आती है। तो ये बात भी सच है, पिछले साल की बात है, आई थिंक नवरात्रों की बात है, कि बांग्लादेश में काफ़ी ऐसे अटैक्स कैरी ऑन करे गए थे अगेंस्ट द हिंदू कम्युनिटी। और लेकिन उस वक्त बांग्लादेश की सरकार ने एक्ट अपॉन किया था अगेंस्ट इस तरह के जो एलिमेंट जिन्होंने हिंदू कम्युनिटी के ऊपर अटैक्स किए थे। लेकिन एट द सेम टाइम शेख हसीना जी ये भी कह रहे हैं कि आपके यहाँ पे इंडिया में भी जो माइनॉरिटीज़ हैं, अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, उनकी भी सेफ्टी के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन उठाया गया था। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं। अब जैसे कि आपको याद होगा जो CAA प्रोटेस्ट हुए थे, तो वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े मंत्रियों ने भी बात कही थी कि जो बांग्लादेशी लोग यहाँ पे लीगली रह रहे हैं वो टर्माइट्स हैं, वो दीमक की तरह हैं। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स डेफिनेटली, खास करके जो बड़े पब्लिक फिगर्स हैं, उनको ऐसे पब्लिक डोमेन में इस तरह की स्टेटमेंट शायद नहीं कहनी चाहिए।
अब अगर हम स्पेसिफिक आउटकम्स की बात करें इस विजिट में से, तो पहली बात हो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कैसे कंटेन किया जा सकता है, बॉर्डर क्राइम्स को कैसे कंटेन किया जा सकता है, काउंटर टेररिज्म की बातचीत यहाँ पे करी गई है। ठीक है, उसके बाद रिकमिट करा है कि कैसे अपने डेवलपमेंट पार्टनरशिप को एनहांस कर सकते हैं, कनेक्टिविटी के ऊपर बहुत एम्फेसिस करा गया है, सेपा अग्रीमेंट की बात करी गई है, बिकॉज लेट मी ऑल्सो टेल यू 2026 तक बांग्लादेश लीस्ट डेवलपिंग कंट्री नहीं रहेगी, 2026 में बांग्लादेश विल प्रमोट इटसेल्फ एज अ डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, और कनेक्टिविटी, अब जैसे मैंने फ्यू मिनट्स के वीडियो में भी शेयर किया था कुशियारा रिवर ट्रीटी के बारे, चलो 54 रिवर्स हैं जो इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे लाई करते हैं और वो बहुत क्रिटिकल हैं टू द लाइवलीहुड्स ऑफ पीपल लिविंग अक्रॉस इंडिया एंड बांग्लादेश। सो डेफिनेटली बातचीत के जरिए, डायलॉग के जरिए जो बाकी जो वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट्स हैं वो भी साइन आने वाले टाइम में जरूर किए जाएंगे, लेकिन कनेक्टिविटी के ऊपर, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी है, आपकी रेल कनेक्टिविटी है, इनलैंड वाटरवे है, उसके ऊपर भी काफी बातचीत करी गई है। अब लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटीज की बात करें, नाउ हम बार बार ये बात करते हैं कि बांग्लादेश हैज डेमॉन्स्ट्रेटेड इटसेल्फ कि कैसे कोई लीडिंग इकोनॉमिक पावर है साउथ एशियन रीजन में। इनफैक्ट बांग्लादेश इज डूइंग मच बेटर देन नेपाल, देन श्रीलंका, देन पाकिस्तान। लुक एट द होल ऑफ साउथ एशिया, कितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मालदीव्स हो, श्रीलंका हो, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी कितनी है, लेकिन बांग्लादेश हैज स्टूड अपार्ट, राइट। सो लेकिन अभी कोविड के चलते लेकिन हमने ये भी फ्यू मिनट्स के वीडियो में बात हमने पढ़ी थी और मैंने डिस्कस भी करी थी कि पिछले 2 सालों में हमारा जो बायलेटरल ट्रेड है वो 66% इंक्रीज करा है, यानी कि $10 बिलियन से 2019-20 से, अगर 2019-20 के आंकड़ों की अगर हम स्टडी करें, और 2021-22 में वो जो बायलेटरल ट्रेड था वो $18 बिलियन तक इंक्रीज करा था। लेकिन अभी बांग्लादेश की इकोनॉमी भी रिकवर कर रही है, पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी की बात आती है, यूक्रेन की लड़ाई के चलते तेल के जो प्राइसेस हैं काफी वोलेटाइल हैं, लोग सड़कों पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ऑल्सो आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगले साल बांग्लादेश में भी इलेक्शंस हैं, ठीक है, लोग आके सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शेख हसीना के अगेंस्ट नारे लगा रहे हैं कि तेल के दाम बहुत बढ़ गए हैं। तो बांग्लादेश में भी हम देख रहे हैं हार्ड करेंसी का इरोजन हो रहा है। पीछे रिसेंटली बात है कि बांग्लादेश ने भी IMF के पास जाके रिक्वेस्ट किया था, लोन मांगा था। हालांकि बांग्लादेश में इतना बुरा हाल नहीं है जो श्रीलंका में है या पाकिस्तान में है, लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अंत में दोस्तों यही बात बनती है कि बांग्लादेश और इंडिया के जो संबंध है वो एक तरह से रोल मॉडल की तरह है कि कैसे जो बाकी देश है साउथ एशियन रीजन में वो भी अपनी कोऑपरेशन को और फ्रेंडशिप को बढ़ा सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम इन रिश्तों को नर्चर करें, प्रोटेक्ट करें और आने वाले समय में और स्ट्रेंथन करें। अगेन आई रिपीट, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बीच में नहीं आनी चाहिए, चाहे कोई मर्जी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में हो या बांग्लादेश में हो, रिश्ते जो हैं वो कायम रहने चाहिए। तो अगर आप इसके बारे और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इंडिया बांग्लादेश के टॉपिक के बारे, तो आप प्लीज़ ये फ्यू मिनट्स के वीडियो को रेफर कर सकते हैं। 10 सितंबर 2022 सैटरडे को डिस्कस किया था शेख हसीना's विजिट टू इंडिया। एंड अगर आप इस आर्टिकल में से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्वेश्चन क्या बनता है, डिस्कस द मेजर इरिटेंट्स इन द बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इन 150 वर्ड्स। तो ये थे दोस्तों आज के 3 आर्टिकल्स। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, ये आपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करना है। हाउ कैन अ वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी रीस्टोर कम्युनल हार्मनी इन कश्मीर। तो आप पहले आर्टिकल को रेफर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। अब आपने क्वेश्चन कहाँ पोस्ट करना है, आपने क्वेश्चन पोस्ट करना है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग। अब इस ग्रुप का एक्सेस पाने के लिए आपने क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको ये लिंक दिखाई देगा, इस लिंक को क्लिक करेंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट करा जाएगा। यदि अगर आपको रीडायरेक्शन नहीं मिलता तो आप इस नंबर पे 6280-133-177 आप अपने टेलीग्राम की ऐप से इस नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं दैट प्लीज ऐड मी टू द टेलीग्राम ग्रुप एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग, और हमारी टीम के द्वारा आपको ऐड किया जाएगा। 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आप इस नंबर पे टेलीग्राम की ऐप से मैसेज कर सकते हैं। नाउ एज फार एज द बेस्ट आंसर इज कंसर्न, जो गिग इकॉनमी वाला क्वेश्चन सैटरडे को जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया था, तो आंसर है अपूर्वा फुलवरे जी का। अब यहाँ पे शुरुआत में उन्होंने गिग एम्प्लॉयमेंट के बारे में बातचीत करी, व्हाट इज गिग एम्प्लॉयमेंट, गिग इकॉनमी की थोड़े यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन दी है, क्या क्या कारण है कि गिग एम्प्लॉयमेंट में हमने देखा है कि एक इंक्रीमेंट देखा है कि उसमें गिग इकॉनमी में एम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है, खास करके कोविड के चलते। तो यहाँ पे उन्होंने पॉइंट्स मेंशन करे हैं। जब भी आप गिग इकॉनमी की बात कर रहे हैं, इसको लेके आर्टिकल्स पहले भी बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं और डेफिनेटली इसको लेके क्वेश्चन जरूर आएगा GS3 में। तो आपने नीति आयोग की रिपोर्ट को जरूर मेंशन करना है, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकॉनमी, ठीक है, जिसके चलते यहाँ पे जो बात करी गई है कि जो वर्कफोर्स है गिग इकॉनमी में, दैट हैज इंक्रीज्ड अराउंड अबाउट 77 लाख वर्कर्स आर एंगेज्ड इन द गिग इकॉनमी, एंड आने वाले 7-8 सालों में जो गिग इकॉनमी में जो वर्कर्स हैं वो लगभग 2.5 करोड़ होंगे। तो आपने ये बात जरूर मेंशन करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और इन्होंने पॉइंट्स मेंशन करें दैट व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, ताकि गिग इकॉनमी वर्कर्स को भी एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के आंबिट में लेके आया जा सकता है, ठीक है। डेफिनेटली गिग इकॉनमी के वर्कर्स को उतना प्रोटेक्शन नहीं मिलता जितने बाकी वर्कर्स को मिलता है जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। उसको लेकर आर्टिकल में हमने काफी सारी बातें डिस्कस करी थी। सो वेरी वेल डन, आप इस आंसर को रीड कर सकते हैं, इसको टेलीग्राम के ग्रुप में पिन कर दिया जाएगा।
बाकी दोस्तों जाने से पहले आपको एक और पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं हमारे प्रीलिम्स 2023 के मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे। बहुत सारे बच्चों को टेंशन रहती है कि हम प्रीलिम्स कैसे क्रैक करेंगे, प्रीलिम्स क्रैक करना बहुत बड़ा चैलेंज रहता है ना। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह का चैलेंज है, इस तरह की एंग्जाइटी है, तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अगर मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी चाहिए तो वो भी कोर्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है। दोनों कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रोवाइडेड है स्क्रीन पे कि किन कोर्सेज में क्या क्या फीचर्स हैं। यहाँ पे कोड है प्रीलिम्स 2023, इसको अवेल करेंगे तो आपको 33% ऑफ मिलेगा। और इसके बारे और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1800-890-3043, इस पे भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। सो दोस्तों मैं आपसे इजाजत लेता हूं और आपको मिलूंगा मैं कल और एनालिसिस के साथ। तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।